अभी आपके आसपास ज्यादातर लोग यही बात कर रहे होंगे कि क्या धुरंधर देखी, और बहुत सारे लोगों ने देख भी ली है, जिसमें खुद मैं शामिल हूँ। और जिन्होंने नहीं देखी है और उनका देखने का मन है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ जल्द से जल्द अब आप देख लें। फिलहाल इसका सेकंड पार्ट आया है जिसका नाम है धुरंधर द रिवेंज, और इसमें एक किरदार है जिसे आर माधवन ने निभाया है, आईबी डायरेक्टर अजय सान्याल का। अब पार्ट 1 में ही एक सीन है कि एक आतंकी किरदार आर माधवन के सामने बैठकर कहता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, पड़ोस में ही रहते हैं हम, बूंदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। ये किरदार निभा रहे थे एक्टर विवेक सिन्हा। लेकिन अगर ये कैरेक्टर अडेप्टेशन की बात की जाए तो असल में ये मिलता जुलता है ज़हूर इब्राहिम मिस्त्री से, वो शख्स जिसने 24 दिसंबर 1999 को IC-814 को हाईजैक किया था, जिसने एक न्यूली मैरिड लड़के को बीच हवाई जहाज में चाकू से गोदकर उसकी पत्नी के सामने उसकी हत्या कर दी थी, और जो 22 साल तक पाकिस्तान में एक फर्नीचर कारोबारी की आड़ में छुपा रहा, और फिर 1 मार्च 2022 को कराची की एक गली में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उसे गोलियों से भून दिया। फिल्म में ये वही सीन है जिसमें वीडियो कॉल आती है और उससे बुलवाया जाता है भारत माता की जय। ये उसी की कहानी है और आज हम शुरू से आखिर तक बताएंगे इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। साल 1999 का दिसंबर महीना। दुनिया इधर एक नए मिलेनियम के जश्न की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक सब्जी बाजार में 5 लोगों की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग खतरनाक है क्योंकि इस मीटिंग में एक प्लेन के हाईजैक करने की प्लानिंग को डिस्कस किया जा रहा है। ये 5 लोग ये मिलकर तय कर रहे हैं कि काठमांडू से दिल्ली जाने वाली एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक किया जाएगा। और काठमांडू को इसलिए चुना गया है क्योंकि नेपाल की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है। भारतीयों को नेपाल में सिर्फ पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस दिखा करके जाने की परमिशन भी है। और फिर तारीख आती है 18 दिसंबर 1999 की, जिस दिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काठमांडू में लश्कर-ए तैयबा की सेंसिटिव और डिस्टर्बिंग मूवमेंट्स की चेतावनी भी दे दी है, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। और अब 24 दिसंबर 1999 आ चुका है। दुनिया क्रिसमस के जश्न में है और न्यू ईयर वीक की वेकेशन और प्लानिंग चल रही है। और इधर काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद चीमा और उनके असिस्टेंट को भी देखा गया है। और ये वही दिन है जिस दिन प्लेन हाईजैक होने वाला है। 5 हाईजैकर्स हैं। इब्राहिम अथर, बहावलपुर से, कोड नेम चीफ। शाहिद अख्तर सईद, कराची के गुलशन इकबाल इलाके से, कोड नेम डॉक्टर। सनी अहमद काजी, कराची के डिफेंस एरिया से, कोड नेम बर्गर। और ज़हूर इब्राहिम मिस्त्री, कराची के अख्तर कॉलोनी से, कोड नेम भोला। और साथ में है शाकिर, सुकूर से, कोड नेम शंकर। ये 5 हरकतुल मुजाहिदीन के मेंबर्स हैं। इनके पास है कलाशनिकोव राइफल्स, ग्रेनेड्स और रिवॉल्वर्स। इनमें से इब्राहिम अथर कोई और नहीं बल्कि जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का बड़ा भाई है। इन 5 के पास 2 बिजनेस क्लास और 3 एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट्स हैं और IC-814 में ये लोग सवार हो गए हैं। जहाज में कुल 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स हैं। कैप्टन है 37 साल के देवी शरण। यानी कुल मिलाकर टोटल 190 लोग इस जहाज में सवार हैं। और बस उन्हें यह नहीं पता है कि क्रिसमस की ये शाम उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात बनने वाली है। कैप्टन ने फ्लाइंग क्लियरेंस लिया और जहाज उड़ गया। 24 दिसंबर 1999 शाम के करीब 4 बजे IC-814 काठमांडू से उड़ जाता है। कैप्टन देवी शरण कॉकपिट में फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जगिया के साथ चाय पी रहे हैं और तभी अचानक एक आदमी कॉकपिट में धकेलते हुए घुस आता है।
जगिया ने अपनी किताब 814 हाईजैक द इनसाइड स्टोरी में लिखा है कि जैसे ही उनकी एक झलक देखी वो समझ गए कि कोई बड़ी मुसीबत आ चुकी है। उसका चेहरा लाल मास्क से ढका है, आंखें उसकी फोटोक्रोमैटिक लेंस के पीछे छुपी हुई है, लेफ्ट हैंड में उसके ग्रेनेड है और राइट हैंड में रिवॉल्वर। उसने कहा है कि जहाज अब हमारे कब्जे में है, कोई हरकत और कोई चालाकी मत करना। और फिर शाम के 4:53 पर प्लेन अब हाईजैकर्स के कब्जे में आ चुका है। 4:56 पर दिल्ली एटीसी को पहली इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि IC-814 हाईजैक हो गया है। और अब हाईजैकर्स ने कैप्टन देवी शरण को यह आदेश दिया है कि इस प्लेन को लाहौर की तरफ मोड़ दो। एक हाईजैकर इस बीच पूछता है, जहाज में कितना फ्यूल है? कैप्टन ने कहा कि दिल्ली तक जाने जितना। हाईजैकर कहता है, तो चुपचाप हमें लाहौर ले चलो। लेकिन लाहौर एटीसी ने उतरने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। अब फ्यूल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इधर कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को ये लगातार समझा रहे हैं कि रिफ्यूलिंग कराना बहुत जरूरी है और हमें अब किसी भी हालत में अमृतसर लैंड कराना ही होगा। और अंत में हाईजैकर्स राजी हो गए और इसके बाद शाम 6:44 पर जहाज अमृतसर की तरफ उतरने लगा। और अब ये वो पल था जब भारत के पास एक सुनहरा मौका था, क्योंकि जहाज भारतीय जमीन पर उतरने वाला था और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन अब वो हुआ जो भारत के सुरक्षा इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय बन गया। जहाज शाम 7 बजे अमृतसर उतरा। कैप्टन देवी शरण ने फौरन फ्यूल भरने की मांग की। इधर हाईजैकर्स स्थानीय अधिकारियों से बात ही नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे सिर्फ दिल्ली से बात करना। और इधर इस तरफ दिल्ली में क्या हो रहा था? द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठा था, जिसमें होम मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सब लोग मौजूद थे, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। और इस बीच पंजाब के तत्कालीन डीजीपी KPS गिल ने बाद में लिखा कि उन्होंने तत्कालीन कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार को 2 बार फोन किया और कहा कि उन्हें हाईजैकिंग संभालने का अनुभव है, लेकिन उनके पास कोई वापस फोन नहीं आया। और इधर NSD कमांडोज को दिल्ली से रवाना होना था, लेकिन बताया जाता है कि NSD कमांडोज मानेसर से दिल्ली एयरपोर्ट तक ट्रैफिक जाम में फंस गए। और फिर शाम को 7:10 पर जब NSD टीम दिल्ली से उड़ने के लिए तैयार थी, तब भी सरकारी मीडिएटर वक्त पर नहीं पहुंचे थे। जहाज जमीन पर कुल 47 मिनट खड़ा रहा। इस दौरान कई प्लानिंग सजेस्ट की गई। कोई बोला ट्रक को जहाज के सामने रख दो, रास्ता रुक जाएगा। तो कोई बोला कि फ्यूल के टैंकर में कमांडो छुपा कर भेजो, ये टायर को पंचर कर देंगे। और इधर पंजाब के CM का कहना था कि पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसी तकरार में वक्त बर्बाद हो रहा था। इसी देरी के दौरान हाईजैकर्स भी घबराने लगे और उन्हें शक हुआ कि भारत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और तभी जो होता है वो सबसे दर्दनाक था। IC-814 में 26 ऐसे कपल्स थे जो नेपाल से हनीमून मनाकर लौट रहे थे, और उनमें से 25 साल के रुबिन कात्याल और उनकी पत्नी रचना है। ये न्यूली मैरिड कपल है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। हाईजैकर्स रुबिन को बिजनेस क्लास में अपनी पत्नी से दूर आगे ले जाकर आगे की सीट पर बैठा देते हैं। और जब रिफ्यूलिंग में देरी होती है तो हाईजैकर्स अपनी ताकत दिखाने के लिए यात्रियों पर चाकू से वार करने लगते हैं। पहले सतनाम सिंह पर वार किया और फिर रुबिन पर। एक यात्री ने बाद में बताया कि जब ऑफिसर्स ने रिफ्यूलिंग में देरी की तो उन्होंने काउंटडाउन शुरू किया, और जैसे ही काउंट 0 हुआ किसी ने चिल्लाया, उसे मारो। और उनमें से एक ने मुझ पर चाकू से हमला शुरू कर दिया। रुबिन कात्याल मेरे ठीक पीछे बैठे थे और उन लोगों ने उसे मार दिया। इधर कैप्टन शरण ATC को बार बार रेडियो पर इन्फॉर्म कर रहे थे कि हाईजैकर्स हथियारबंद हैं और अब यात्रियों को मार रहे हैं, जल्दी रिफ्यूलिंग करिए। लेकिन शाम 7:25 पर रुबिन कात्याल की मौत हो जाती है और वो इस हाईजैक के एकमात्र शिकार बन गए। इधर रिफ्यूलिंग के लिए गाड़ी आई, लेकिन किसी वजह से रुक गई। हाईजैकर्स को लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है, और इसके बाद उन्होंने 5 यात्रियों को आगे की सीट्स पर हाथ बांधकर बिठा दिया है और अब कह रहे हैं कि अगर जहाज नहीं उड़ा तो इन सबको मार देंगे।
कैप्टन शरण ने कहा है कि उन्हें यात्रियों को बचाने के लिए यह फैसला करना पड़ा और शाम को 7:47 पर बिना क्लियरेंस के, बिना रिफ्यूलिंग के IC-814 अमृतसर से उड़ गया। और अब कैप्टन शरण ATC को आखिरी संदेश देते हैं, वी ऑल आर डाइंग। और इधर इस तरफ उड़ान भरते वक्त जहाज रिफ्यूलिंग टैंकर से टकराते टकराते बचा और करीब शाम 7:55 पर NSG टीम दिल्ली से उड़ी, जो रात को 8:15 पर पहुंच गई। NSG की टीम में 130 कमांडोज थे और ये अमृतसर पहुंच चुके थे, लेकिन इनके पहुंचने के 26 मिनट पहले जहाज उड़ चुका था और भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन का मौका गंवा दिया है। अब जहाज लाहौर की तरफ बढ़ चुका है तो पाकिस्तान ने उतरने से मना कर दिया है। अपने एयरपोर्ट की सारी लाइट्स बुझा दी हैं, नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए हैं। कैप्टन शरण ने बाद में यह बताया कि उनके पास क्रैश लैंडिंग के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। उन्होंने एक शादी की रंगीन रोशनियां देखी और उसी के सहारे खेत में उतरने की सोच रहे थे कि तभी लाहौर ATC ने इजाजत दे दी। कैप्टन शरण कहते हैं कि पाकिस्तान ने तभी इजाजत दी जब पायलट ने बताया कि फ्यूल खत्म हो चुका है और अब हमें क्रैश लैंडिंग ही करनी पड़ेगी। लाहौर में रिफ्यूलिंग हो गई और अब जहाज कंधार की तरफ रवाना हो चुका है। रास्ते में मोस्टली गल्फ कंट्रीज ने अपनी हवाई सीमा बंद कर दी है, लेकिन इस बीच दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर उतरने की इजाजत मिल जाती है और 25 दिसंबर की रात 1:32 पर जहाज दुबई लैंड होता है। यहाँ हाईजैकर्स रिफ्यूलिंग के बदले 27 पैसेंजर्स को छोड़ देते हैं और इसके साथ ही रुपिन कात्याल की बॉडी भी उतार देते हैं। और अब 25 दिसंबर की सुबह 8:55 हो चुके हैं और IC-814 अफगानिस्तान के कंधार में उतर चुका है। अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान के कब्जे में है और तालिबान ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया है। भारतीय सुरक्षा बलों की किसी भी कार्रवाई का अब रास्ता बंद हो चुका है। इधर रॉ चीफ एयर्स दुलत जब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ISI के 2 ऑफिसर्स, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर वहां मौजूद हैं। दुलत ने बाद में ये बताया कि अगर तालिबान को ISI का समर्थन नहीं होता तो भारत इस संकट को सुलझा सकता था। 7 दिन और 179 पैसेंजर्स बंधक बने हुए हैं। अब हाईजैकर्स की डिमांड यह है कि पहले तो 36 आतंकियों को रिहा करो और $20 करोड़ कैश दो। इसके साथ ही एक मारे गए आतंकी के शव का ताबूत भी चाहिए। अब नेगोशिएशन शुरू होती है और धीरे धीरे डिमांड्स कम होती गईं। नेगोशिएशंस काफी तगड़ी हुई और आखिर में सिर्फ इतनी मांग रह गई कि सिर्फ 3 कैदियों को रिहा करो, जिसमें मसूद अजहर जो 1994 से भारतीय जेल में बंद है और उसके साथ उमर शेख जो 1994 में विदेशी नागरिकों के अपहरण में शामिल है। इनके साथ है मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लटराम, जिस पर दर्जनों से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। अब इसके लिए 30 दिसंबर को रॉ चीफ दुलत ने जम्मू कश्मीर के इस वक्त के CM फारूक अब्दुल्ला को कॉल किया है। अब्दुल्ला कैदियों को छोड़ने के खिलाफ हैं। उन्होंने दुलत को ये वार्न कर दिया है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन आखिरकार वो दबाव में राजी हो गए और 31 दिसंबर 1999 को तब के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह खुद तीनों आतंकियों को लेकर कंधार पहुंचते हैं और तीनों को रिहा कर दिया जाता है। और इस बीच 154 बंधक यात्री आजाद हुए। जसवंत सिंह से जब बाद में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 2 ही रास्ते थे, एक बुरा और एक उससे भी बुरा। और इस बीच हाईजैकर्स को तालिबान की सुरक्षा में पाकिस्तान पहुंचा दिया गया और फिर मसूद अजहर ने पाकिस्तान जाकर जैश-ए-मोहम्मद बनाई और वहीं उमर शेख ने 2002 में पत्रकार डैनियल पर्ल की अपहरण और हत्या की। इसके साथ ही मुश्ताक जरगर 2001 के पार्लियामेंट अटैक और 2019 के पुलवामा अटैक से जुड़ा पाया गया। दुलत ने अपनी किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में लिखा कि सच तो ये है कि हर कोई समझौता करता है। आप बड़ी बातें तो कर सकते हैं कि आतंकियों से समझौता नहीं होगा, लेकिन करता हर कोई है। हाईजैकिंग के बाद 5 हाईजैकर्स पाकिस्तान में अलग अलग जगह बिखर गए और जहूर इब्राहिम मिस्त्री, जिसका कोड नेम भोला था, वो कराची लौट आया। लेकिन अब वो जहूर मिस्त्री नहीं था, उसने अपनी पहचान बदल ली। वो बन गया जाहिद अखुन। कराची के अख्तर कॉलोनी में, ये वही मोहल्ला है जहां वो पहले भी रहता था।
उसने क्रेसेंट फर्नीचर नाम की एक फर्नीचर की शॉप खोल ली है और सालों तक वो एक आम कारोबारी की तरह अब रह रहा है और कंफर्टेबल हो चुका है। उसके पड़ोसी उसे जाहिद भाई कहते हैं और किसी को नहीं पता है कि ये जो फर्नीचर का दुकानदार है उसके हाथों एक न्यूली मैरिड लड़के का खून हो चुका है और ये वही है जिसने भारत को सबसे बड़ा जख्म दिया है। अब यहाँ पर एक फैक्ट की बात पर ध्यान देना भी जरूरी है कि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रुपन कात्याल को भोला यानी ज़हूर मिस्त्री ने मारा, तो कुछ रिपोर्ट्स और जांच दस्तावेज कहते हैं कि हत्या डॉक्टर यानी शाहिद अख्तर सईद ने की। कई प्रामाणिक सोर्स ज़हूर मिस्त्री को रुपन की हत्या का जिम्मेदार बताते हैं और द फेडरल और एशियानेट न्यूज़ेबल ने भी यही लिखा है। इसलिए स्टोरी में उपलब्ध सबसे ऑथेंटिक जानकारी के आधार पर ज़हूर मिस्त्री को ही इस हत्या का जिम्मेदार माना जा रहा है। IC 814 पर CBI ने 10 लोगों पर मुकदमा चलाया। इनमें से 5 हाईजैकर्स थे जिनका कोई अता पता था ही नहीं और इसमें सिर्फ 2 लोगों को ही सजा हो पाई, उम्र कैद की। बाकी 8 फरार रहे। भारत के पास ज़हूर मिस्त्री तक पहुंचने का कोई ऑफिशियल रास्ता नहीं था और पाकिस्तान ने भी कभी उसे सौंपने की बात तक नहीं की। इतना सब कुछ बीत गया और इस बीच तारीख आती है 1 मार्च 2022। कराची का अख्तर कॉलोनी, दोपहर का वक्त। जाहिद अखुंड यानी ज़हूर मिस्त्री अपनी क्रिसेंट फर्नीचर की दुकान के पास मौजूद है। CCTV फुटेज में ये दिखता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार दिन के उजाले में वहां पर जा रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं और इसके बाद वो फर्नीचर शॉप के गोडाउन में घुस गए हैं। वहां घुसते ही ज़हूर मिस्त्री के सिर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां मारते हैं और वो मर जाता है। पाकिस्तान के जियो टीवी ने उसकी मौत की खबर छापी, लेकिन सिर्फ ये बताया कि कराची का एक कारोबारी मारा गया। बाद में पाकिस्तानी मीडिया के सूत्रों ने यह पुष्टि की कि मरने वाला ज़हूर मिस्त्री था। द फेडरल के मुताबिक मिस्त्री के जनाजे में जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशन चीफ रऊफ असगर शामिल हुआ। रऊफ असगर मसूद अजहर का भाई है, वही मसूद अजहर जिसे IC 814 हाईजैक के बाद छोड़ा गया था। और ये मौजूदगी बताती है कि ज़हूर टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ कटा नहीं था, वो अभी भी एक एक्टिव मेंबर था, बस छुपा हुआ था। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर किसने मारा ज़हूर को? ऑफिशियल तौर पर किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, भारत सरकार ने कोई बयान नहीं दिया और रॉ ने तो कुछ कहा ही नहीं। और इधर पाकिस्तान ने दावा किया कि अननोन गनमैन थे, लेकिन भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स में एक नाम बार बार आता है, अजीत डोभाल। ये वही अजीत डोभाल हैं जो भारतीय वार्ता टीम का हिस्सा थे और कंधार गए थे, जो 2014 से भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और जो पर्दे के पीछे काम करने के लिए जाने जाते हैं। धुरंधर द रिवेंज में जो कैरेक्टर IB डायरेक्टर अजय सान्याल का R माधवन ने निभाया है, वो एक तरह से इसी एंगल को फिक्शन में दिखाता है। फिल्म में जो ज़हूर मिस्त्री से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, अंत में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों होता है और असल में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता और शायद ऑफिशियल तौर पर कभी कोई जानेगा भी नहीं। IC 814 के 5 हाईजैकर्स में से ज़हूर मिस्त्री के मारे जाने के बाद 3 बच गए और इधर इब्राहिम अतहर और रऊफ असगर के बारे में खबर आती है कि 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर के पास एक मदरसे में हमला हुआ और इस हमले में ये मारे गए, लेकिन इसकी भी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि उस हमले में सिर्फ नागरिक मारे गए हैं और वैसे भी पाकिस्तान तो आतंकियों को नागरिक ही बताता है, जैसे मसूद अजहर को। शाहिद अख्तर सईद और शाकिर के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है। मसूद अजहर पर भारत का रेड कॉर्नर नोटिस है और वो पाकिस्तान में किसी अननोन लोकेशन पर छुपा हुआ है और मुश्ताक जरगर और फ्लट राम के बारे में भी कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है। कैप्टन देवी शरण को 1999 का सेफ स्काईज अवार्ड मिला, जीवन और मृत्यु के हालात में असाधारण शांति और साहस दिखाने के लिए। वो 2011 तक प्लेन उड़ाते रहे और उसी साल लीबिया के सिविल वॉर के दौरान ऑपरेशन सेफ होम कमिंग में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने में उनकी अहम भूमिका रही। 2024 में नेटफ्लिक्स पर अनुभव सिन्हा ने IC 814 द कंधार हाईजैक सीरीज बनाई। इसमें हाईजैकर्स के असली नाम की जगह इनके कोड नेम भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ इस्तेमाल हुए। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नेटफ्लिक्स के इंडिया कंटेंट चीफ को तलब किया।
पत्रकार नीलेश मिश्रा, जिन्होंने इस हाईजैकिंग पर किताब लिखी है, उनका कहना है कि सभी हाईजैकर्स ने फर्जी नाम रखे थे। वो पूरी हाईजैकिंग के दौरान एक दूसरे को और पैसेंजर्स को भी इन्हीं नाम से पुकारने के लिए कह रहे थे। इधर वीर सांघवी कहते हैं कि सीरीज आईएसआई की भूमिका को कम दिखाती है। वहीं इतिहासकार हिंदोल सेन गुप्ता ने इसे दयनीय बता दिया। अब 2025 में धुरंधर आई और 2026 में धुरंधर द रिवेंज। इन दोनों फिल्मों में IC-814 का रेफरेंस है। विवेक सिन्हा, जो इस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, उन पर भी बहस हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर भाई सफाई दी कि मैं कलाकार हूं, मैंने सिर्फ एक किरदार निभाया है, उनका असल शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। अब रुबिन कात्याल की कहानी अधूरी रह गई। 25 साल का वो न्यूली मैरिड लड़का जो काठमांडू से हनीमून मनाकर घर लौट रहा था, एक फर्नीचर की दुकान चलाने वाले आतंकी के हाथों मारा गया। उनकी पत्नी रचना विधवा हो गई। उन्हें इंसाफ कब मिला? क्या 1 मार्च 2022 को जब जहूर मिस्त्री के सिर में 2 गोलियां लगी तब? ऑफिशियल तौर पर तो कोई नहीं जानता कि उसे किसने मारा, लेकिन दुनिया जानती है कि इंसाफ हुआ। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हमारे लिए स्टोरी लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं फरहान हैदर और एजाज। साउंड पे हैं संदीप पांडे जी। मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। थैंक यू।